हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम डिमांड के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इन सब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी कि हम ये जो चैप्टर है ये डिमांड ये क्यों पढ़ रहे हैं। से सपोज़ एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और वो टी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, अभी वो ब्लैक टी का प्रोडक्शन कर रही है। अब मार्केट को ध्यान में रखते हुए, मार्केट सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए उसके मैनेजर ने, कंपनी के जो मैनेजर हैं, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की और उसमें उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा कि क्यों ना हम ब्लैक टी के साथ साथ ग्रीन टी का भी बिज़नेस करें। ठीक है, ये एक प्रपोज़ल था। तो इस प्रपोज़ल पे उन्होंने सबसे अपनी ओपिनियन मांगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपनी ओपिनियन मांगी। तो ओपिनियन में कुछ क्वेश्चन सामने आए। क्या क्वेश्चन सामने आए कि जैसे अगर आप ब्लैक टी के बिज़नेस से अपने आप को डाइवर्सिफाई करके ग्रीन टी के बिज़नेस में लेके जाते हैं तो क्या ग्रीन टी की मार्केट में इतनी डिमांड है। डिमांड मीन्स आपको ये देखना होगा कि क्या ग्रीन टी के कंज्यूमर्स मिलेंगे, ग्रीन टी लग्जरी गुड में काउंट होगी या नेसेसरी गुड्स में काउंट होगी, या मार्केट में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस पीने वाले कस्टमर हैं क्या वो शिफ्ट होंगे जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स से ग्रीन टी की तरफ। तो ग्रीन टी का फ्यूचर क्या है, क्या ग्रीन टी के कस्टमर्स हम कैप्चर कर पाएंगे, क्या कस्टमर होंगे, हमें मिलेंगे, क्या हम अकॉर्डिंगली प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, हमें उसका क्या प्राइस रखना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और तभी हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें ग्रीन टी के मार्केट में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, जब तक हम ये नहीं सीख लेते कि ग्रीन टी की मार्केट में डिमांड क्या रहेगी। ठीक है, तो डिमांड क्या होगी, किस तरीके से उसको बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्टेड करेंगे और अल्टीमेटली आप किस तरीके से उसके लिए डिसीजन लोगे। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, द थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसा कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो पूरी तरीके से अजम्पशंस पर बेस्ड होता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स वो एक अप्लाइड साइंस है, वो एक अप्लाइड सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स के टूल्स को प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है वो सिखाता है। तो डिमांड कॉन्सेप्ट relates with economics, it is a tool of demand। ठीक है ना, इट्स अ टूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब किस तरीके से उसको मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग में यूज़ करेगा, जैसे हमारे एग्जांपल में कि क्या XYZ लिमिटेड को ग्रीन टी के प्रोडक्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए वो इकोनॉमिक्स के एक टूल जिसका नाम है डिमांड, उसको यूज़ करेगा और अकॉर्डिंगली सारे सर्कमस्टांसेस, सारे फैक्टर्स की स्टडी करके और फाइनली क्या लेगा, डिसीजन। तो उसे डिसीजन तक पहुंचने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, उसे क्या नॉलेज होनी चाहिए डिमांड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? से डिमांड इज अ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ व्हाट, क्वांटिटी ऑफ अ commodity. Commodity includes goods as well as services. So demand is the quantity of a commodity which a consumer is willing and able to purchase, willing and able to purchase or buy at given price and given period of time. That is the meaning of demand. So demand simply is the quantity which a consumer is willing and able to purchase. अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी कमोडिटी की क्वांटिटी ही उसकी डिमांड नहीं बनती जब तक उसमें डिमांड के बाकी सारे एसेंशियल फीचर्स नहीं होते। तो एक क्वांटिटी को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीचर होता है डिज़ायर।
सबसे पहले तो आपको किसी प्रोडक्ट को खरीदने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। द फर्स्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इज फैक्टर इज डिज़ायर। लेकिन क्या सिर्फ डिज़ायर करना ही सफिशिएंट है कि हमारी इच्छा है कि हम हेलीकॉप्टर परचेज़ कर लें, हमारी इच्छा है कि हम एक लिमोजिन कार परचेज़ कर लें, तो डिज़ायर इज सफिशिएंट? नो। हमारे पास में उसको परचेज़ करने के लिए क्या होने चाहिए, इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एबिलिटी टू परचेज। हमारे पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, हम उस कमोडिटी को परचेज़ कर सकें, ठीक है। लेकिन क्या डिज़ायर होना और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्सेज होना, दैट इज़ सफिशिएंट? इसके अलावा आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए, किस बात की, विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक माइजर पर्सन है, कंजूस व्यक्ति है, उसके पास में डिज़ायर है, इच्छा है, वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसके पास में एबिलिटी भी है, लेकिन वो अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता बिकॉज ही इज़ अ माइजर। तो क्या उसकी क्वांटिटी डिमांड क्रिएट करेगी? नहीं क्रिएट करेगी। दैट मीन्स डिज़ायर और एबिलिटी के साथ साथ उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। आपको रेडी होना होगा अपने उन पैसों का सेक्रीफाइस करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड विलिंगनेस टू पे, ठीक है। तो डिमांड, एक क्वांटिटी डिमांड तब बनती है जब उसमें डिज़ायर हो, खरीदने की इच्छा, एबिलिटी हो, इनफ रिसोर्सेज हो और आप उन रिसोर्सेज को पे करने के लिए रेडी हो, ठीक है ना। देन डिमांड को हम हमेशा एक प्राइस के साथ रिलेट करते हैं, दैट मीन्स द फोर्थ फैक्टर इज प्राइस। प्राइस के साथ कैसे, कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, या कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो हम डिमांड को किसके साथ, डिमांड कॉन्सेप्ट को किसके साथ रिलेट करते हैं, प्राइस के साथ। एंड द लास्ट फैक्टर इज पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। डिमांड का मेजरमेंट हमेशा किस में होता है, एक टाइम पीरियड के साथ होता है। जैसे हम बोलते हैं कि विंटर्स में वुलन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, या समर्स में एसी कूलर्स की डिमांड बढ़ जाती है, या ऑरेंजेस की डिमांड मार्केट में डजन्स में है। तो कहीं ना कहीं हम टाइम पीरियड के रिलेटिंग डिमांड को स्टडी करते हैं, डिमांड को पढ़ते हैं। सो देयर आर 5 एसेंशियल फैक्टर जो क्वांटिटी को क्या बनाते हैं, डिमांड। द फर्स्ट फैक्टर इज डिज़ायर, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब हम ये बात करते हैं कि इस डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, उन फैक्टर्स को हम कंबाइनली बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। Determinants means डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग होता है ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो किसी भी चीज़ के नेचर को और उसके आउटकम को अफेक्टेड करते हैं। सो फैक्टर अफेक्ट्स नेचर और आउटकम ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ऐसे कोई भी फैक्टर जो डिमांड के नेचर और आउटकम को इफेक्टेड करेंगे, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ तो ये वो फैक्टर्स है जो डिमांड पर क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे, जिनकी वजह से डिमांड फ्लक्चुएट होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है। द फर्स्ट फैक्टर इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस मीन्स कमोडिटी का खुद का प्राइस। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो हमारी कमोडिटी है, से लेट द कमोडिटी इज एक्स, वी अज्यूम दैट द कमोडिटी इज एक्स, तो कमोडिटी का प्राइस यानी कि px, ठीक है। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है और बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारी बातें समान रहती है, ऑल फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ता है
तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस कम होने को हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये वर्ड लग जाएगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो व्हेन प्राइस इंक्रीज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और विथ फॉल इन प्राइस देयर इज अ एक्सटेंशन। इस टर्म को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी बोलते हैं, इस टर्म को एक्सपांशन भी बोलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड सिर्फ तभी यूज होता है जब कमोडिटी के प्राइस में, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होता है, देयर इज अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके अलावा अगर डिमांड के किसी भी अदर डिटर्मिनेंट में चेंज होता है, किसी भी अदर फैक्टर में चेंज होता है, तो वह हम वर्ड वहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ नहीं करते, हम वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन in demand with rise in price and there is a extension or expansion in demand with fall in price. So there is a inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर जो कमोडिटी का प्राइस है वो डिमांड को किस तरीके से इफेक्टेड करता है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन other factors remains the same। और other factors remains the same को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक term that is ceteris paribus, right? The ceteris paribus means other things, other factors remains the same। ठीक है, so when other factors remains the same there is an inverse relationship between price and quantity demanded, that is the first factor of first determinant of demand। आगे बढ़ते हैं, the next determinant of demand, the next factor is price of related commodities, related goods। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को हम किससे शो करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम शो करते हैं PR से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिमांड को कैसे अफेक्टेड करता है, तो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकेंड वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। राइट, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ऐसे गुड्स जो वांट की सेटिस्फैक्शन के लिए एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, सच एज टी और कॉफ़ी। ठीक है ना, आप टी पियो या कॉफ़ी पियो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ कि जो चाय के एडिक्ट हैं, टी एडिक्ट हैं, वो बोलेंगे नहीं हमें तो सिर्फ चाय पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है। मैं उन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रही हूँ। टी एंड कॉफ़ी बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का हमारी गिवन कमोडिटी के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो मान लीजिए let the given good is टी। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, टी की बात कर रहे हैं। तो हमारा गिवन प्रोडक्ट है टी, हम टी की डिमांड पर
कॉफ़ी के प्राइजेस का क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज, ठीक है। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो उसका टी की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, अगर कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ते हैं कंपैरेटिवली तो टी क्या हो जाएगी, सस्ती लगने लगेगी। तो जो लोग अभी तक कॉफ़ी पीते थे वो टी का कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज टी एंड कॉफ़ी बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। ये दोनों क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो अगर कॉफ़ी के प्राइजेस मार्केट में बढ़ गए, टी के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है, कंपैरेटिवली टी हमें क्या लगने लग जाएगी, सस्ती लगने लग जाएगी, टी का कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब टी का कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो टी की डिमांड बढ़ना, ये डिमांड बढ़ रही है, अब इस बढ़ने को हम क्या बोलेंगे, अब इस बढ़ने को हम बोलेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज वर्ड क्यों यूज करेंगे, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। उसके खुद के प्राइस को छोड़कर किसी भी अदर फैक्टर में चेंज होता है तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। तो सेम, अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा, जो लोग अभी तक टी पीते थे वो कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली कॉफ़ी क्या लगेगी, सस्ती लगेगी। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कम होने को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, राइट। सो दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है, तो हम ये बोल सकते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट relationship between price and demand of substitute goods। तो substitute goods में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट होता है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। ऐसे गुड्स जिनको हमें साथ में कंज्यूम करना होता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या एग्जांपल हुआ, टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल हो गए टी एंड शुगर, राइट, टी एंड शुगर। तो हमारी कमोडिटी टी है, अब इस टी के डिमांड पर शुगर के प्राइसेस के इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी बात करते हैं। सो प्राइस ऑफ शुगर, चीनी महंगी हो गई, अब चाय बनेगी तो उसके साथ में चीनी भी डलेगी। अब मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो शुगर फ्री यूज़ करते हैं या बिना चीनी की चाय पीते हैं, मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रही हूँ कि अगर मार्केट में शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो टी में शुगर भी साथ में यूज़ होगी, तो घर में चाय बनना कम होगी। अगर कम बनेगी, चाय कम बनेगी, तो टी लीव्स की रिक्वायरमेंट, टी लीव्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर शुगर बहुत सस्ती हो गई, उसके प्राइसेस मार्केट में गिर गए, तो इसका कंजम्पशन टी में ज़्यादा होगा। तो जब टी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो टी की डिमांड भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों एरोज अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर बढ़ता है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। इस कम होने को क्या बोलेंगे, इस कम होने को बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, और इस बढ़ने को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। अब दोनों एरोज अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में सेम रिलेशन आ रहा था या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। तो याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि एज फॉर सब्स्टिट्यूट एंड एज फॉर सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। जब सेम एरो सेम डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है। एक का प्राइस बढ़ाएंगे, दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी, एक का प्राइस कम करेंगे तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। और इसका बिल्कुल अपोजिट
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक का प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो द सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब एक कंज्यूमर की इनकम डिमांड को कैसे इफेक्टेड करती है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि देर आर टू काइंड्स ऑफ कमोडिटीज। द फर्स्ट वन नॉर्मल गुड्स लाइक पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, फ्रिज, कूलर, AC, all these are normal goods. और the second type of good is inferior goods. ये क्या होते हैं देखिए, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर those goods who show the direct income इफेक्ट। डायरेक्ट इनकम इफेक्ट का मीनिंग होता है कि नॉर्मली जब कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती है, उनकी बाइंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, तो वो ज़्यादा खरीदते हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, मार्केट में बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड तो यही सेंस करते हैं ना। तो जब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में आते हैं तो हम इसे डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हम रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम के साथ में देख रहे हैं। तो जब इनकम बढ़ने के साथ कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है या इनकम कम होने के साथ कमोडिटी की डिमांड कम होती है, तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हु शो द पॉजिटिव और डायरेक्ट इनकम इफेक्ट। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इस डिमांड के बढ़ने को क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि चेंज हो रहा है एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। सो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हु शोज द डायरेक्ट इनकम इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं, पेन, पेपर, पेंसिल, AC, कूलर, टीवी, ऑल काइंड ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जितने भी गुड्स हैं ये सब नॉर्मल गुड्स है, क्योंकि ये इनकम के बढ़ने के साथ इनका कंजम्पशन बढ़ता है, इनकी डिमांड बढ़ती है, और ये क्या शो करते हैं, डायरेक्ट इनकम इफेक्ट। अब बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ बाजरा। ठीक है, जिन लोगों की इनकम नॉर्मल होती है वो वीट और राइस प्रेफर करते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं लाइक बाजरा या देसी घी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग देसी घी कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते वो डालडा, वनस्पति घी कंज्यूम करते हैं। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले, जो पर्सन अफोर्ड कर सकते हैं वो सिगरेट यूज़ करते हैं, सिगरेट कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो लोग सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकते फिर वो बीड़ी कंज्यूम करते हैं। तो दीज बाजरा, बीड़ी एंड वनस्पति घीज आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। इनको इन्फीरियर गुड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के साथ में कम हो जाती है। देखो नॉर्मली क्या होता है, इनकम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़नी चाहिए ना, लेकिन जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को छोड़कर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो बाजरा क्यों खाएगा, वो बाजरा तब कंज्यूम करता था जब वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। ठीक है ना, तो अब इनकम बढ़ने के साथ में बाजरे का कंजम्पशन क्या होगा, कम, क्योंकि कंज्यूमर अब वीट और राइस की तरफ शिफ्ट होगा। या इनकम बढ़ने के साथ कंज्यूमर अब वनस्पति घी या डालडा यूज़ क्यों करेगा, अगर उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वो शुद्ध घी, देशी घी की तरफ शिफ्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट, अगर एक्स बाजरा है, अगर एक्स वनस्पति घी है, अगर एक्स बीड़ी है, तो इनकम बढ़ने के साथ इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देयर इज अ
इनवर्स रिलेशनशिप। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो निगेटिव इनकम इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। देयर इज अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। दोनों एरोज अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव और इनवर्स इनकम इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंफीरियर गुड्स का रिलेशन हम हमेशा कंज्यूमर की इनकम के साथ ही बताएंगे। आई फॉर इंफीरियर गुड्स, इसका रिलेशन हमें आई फॉर इनकम के साथ ही क्या करना है? प्रेजेंट करना है। सो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हु शोज द नेगेटिव और इनवर्स इनकम इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बाजरा, ज्वार, वनस्पति घी, बीड़ी, ठीक है, डालडा, etc. So our next determinant is taste or preference of the consumer. कंज्यूमर का टेस्ट और उसकी प्रीफरेंस भी तो डिमांड को इफेक्टेड करती है ना। कैसे करती है? मान लीजिए प्रोडक्ट मॉडर्न है, ठीक है, या इन फैशन है, तो ऐसा प्रोडक्ट जो भी फैशन में है या जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसकी मार्केट में डिमांड हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और अगर ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में पुराना हो चुका है, जो ऑब्सोलीट हो चुका है, ऐसे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी। जैसे मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, जो पुराने टाइम के कंप्यूटर्स आया करते थे, जो बड़े बड़े बॉक्सेस वाले आते थे, आजकल उनकी जगह पर फैशन में क्या है? लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं। या मैं अगर टीवी की बात करूँ तो जो ओल्ड फैशन टीवी हुआ करते थे, उनकी जगह पर आजकल एलईडीज़ और एलसीडीज़ फैशन में है। तो इन प्रोडक्ट की मार्केट में क्या होगी? डिमांड ज़्यादा होगी उन प्रोडक्ट से कंपैरिजन में जो मार्केट से क्या हो चुके हैं। तो ओल्ड स्टाइल जो टेलीविज़न सेट्स हैं, उनकी मार्केट में डिमांड क्या रहेगी? कम, क्योंकि वो मार्केट से क्या हो चुके हैं? ऑब्सलीट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। तो कंज्यूमर का टेस्ट, अगर टेस्ट इन फेवर में है तो डिमांड को इंक्रीज करेगा, और अगर टेस्ट फेवर में नहीं है तो डिमांड को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दैट इज द टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, राइट। एंड नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलेन इफेक्ट। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? डिमांड को, कमोडिटी की डिमांड को इफेक्टेड करते हैं। कैसे करते हैं? हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम है बैंड वैगन इफेक्ट। नाम से पता चल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, दिखावा, देखा देखी जिसको हम बोल सकते हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड्स के पास में या अपने नेबर्स के पास में देखा, तो आपको देखने के बाद वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, या आपको ये लगता है कि वो प्रोडक्ट अगर आपका फ्रेंड अफोर्ड कर सकता है तो आप भी अफोर्ड कर सकते हो। तो जो प्रोडक्ट हम सिर्फ देखा देखी में ख़रीदते हैं, देखा देखी यानी कि उसने ख़रीदा है तो मुझे भी ख़रीदना है, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट। जैसे आपके फ्रेंड के पास में अगर आईफोन है तो आपको भी लगता है ना कि आपके पास में भी आईफोन होना चाहिए, जब वो खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता। तो जब हम देखा देखी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, दैट इफेक्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट। लेकिन जब वो ही प्रोडक्ट कॉमन हो जाता है, कॉमन यानी कि आपको लगता है कि यार सबके पास में ये प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की कम हो जाती है। आपको लगता है ना ये तो कॉमन हो गया है, ये तो सबके पास में है, नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ यूनिक चाहिए। तो जब इस बात से कि वो प्रोडक्ट कॉमन हो चुका है, वो प्रोडक्ट सबके पास में है, कुछ कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड या तो कम कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, उसका कंजम्पशन बंद कर देते हैं। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्नोब इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड स्नोब इफेक्ट, कि सबके पास कॉमन हो गया, अब हमें नहीं चाहिए, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्नोब इफेक्ट। द थर्ड इफेक्ट इज वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट सिंपली क्या होता है? ये प्रेस्टिजियस गुड को
प्रेस्टिजियस गुड को रिप्रेजेंट करता है। प्रेस्टिजियस गुड्स से कुछ जो रिच पर्सन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टेटस सीकिंग रिच पर्सन, वो लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वो क्यों परचेज करते हैं? उनकी वांट उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं होती है, उनका उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, बस सिर्फ दिखावे के लिए कि आपने एक बहुत महंगी सी पेंटिंग परचेज कर ली है या बहुत महंगा सा स्कल्पचर परचेज कर लिया है और आपने उसको शो किया है। तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, अपने उस स्टेटस को दिखाने के लिए अगर आप किसी तरह के प्रोडक्ट परचेज करते हो, क्योंकि वो आपकी प्रेस्टीज को प्रेजेंट करता है, तो ऐसे गुड्स को हम प्रेस्टिजियस गुड्स बोलते हैं और ऐसे इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं वेबलेन इफ़ेक्ट। वेबलेन एक इकोनॉमिस्ट का नेम है, तो उन इकोनॉमिस्ट शॉस्टिन वेबलेन के नाम पर इस इफ़ेक्ट का नाम क्या है? वेबलेन इफेक्ट है। तो वेबलेन इफेक्ट मीन्स गुड्स कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। सिर्फ अपने दिखावे को, अपनी प्रेस्टीज को दिखाने के लिए जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं? वेबलेन इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट भी क्या करते हैं? प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्टेड करते हैं। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। Our next determinant is consumers' expectation. कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस भी क्या करती है? डिमांड को इफेक्टेड करती है। कैसे इफेक्टेड करती है? मान लीजिए अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि नियर फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर प्राइजेस क्या होने वाले हैं? कमोडिटी के बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में क्या क्रिएट होने वाली है? शॉर्टेज, यानी कि सप्लाई क्या होने वाली है? प्रोडक्ट की कम होने वाली है। इस तरह की कुछ अनसर्टेनिटीज उसे नज़र में आती है, तो क्या करेगा कंज्यूमर? प्राइजेस बढ़ने के बावजूद भी वो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? ये प्राइस करंट प्राइस नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्पॉट प्राइस, इट इज़ अ फ्यूचर प्राइस, इट इज़ अ एक्सपेक्टेड प्राइस। कंज्यूमर को ये लग रहा है कि नियर फ्यूचर प्राइजेस बढ़ने वाले हैं या सप्लाई कम होने वाली है, प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज होने वाली है, तो वो क्या क्रिएट करेगा? वो डिमांड क्रिएट करेगा। देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखना, दिस इज नॉट स्पॉट प्राइस, दिस इज फ्यूचर प्राइस, दिस इज एक्सपेक्टेड प्राइस। सेम अगर उसे लगता है, कि नियर फ्यूचर कमोडिटीज़ क्या होने वाली हैं? सस्ती होने वाली है, प्राइजेस गिरने वाले हैं, बल्क में सप्लाई आने वाली है, तो अभी वो डिमांड क्या करेगा? कम करेगा। जब चीज़ें और ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, जब मार्केट में और ज़्यादा सप्लाई आ जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई नया फ्रूट आता है मार्केट के अंदर, समर की बात करें तो नए नए मैंगोज़ मार्केट में आते हैं, नया प्रोडक्ट है, ठीक है, सीजनल फ्रूट है, लेकिन इनिशियली उसका प्राइस क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी सप्लाई नहीं आ पाती। लेकिन जैसे जैसे उसकी सप्लाई आती है, वैसे वैसे मार्केट में उसका प्राइस क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो अगर सीज़न स्टार्ट होते ही कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि चलो अभी थोड़े दिन कंज्यूम नहीं करते हैं, आने वाले 15 या 20 दिनों में ओब्वियसली सप्लाई बढ़ेगी, तो मैंगोज़ का प्राइस क्या होगा? डाउन होगा, हम तब परचेज करेंगे। तो इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट देयर इज़ अ फॉल इन फ्यूचर प्राइस, there is a increase in supply, there is a bulk supply, तो आप क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट की डिमांड अभी क्या करेंगे? कम करेंगे। तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। there is a decrease in डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूँ, ये जो प्राइजेस हैं ये स्पॉट प्राइजेस नहीं है, क्योंकि स्पॉट प्राइजेस के साथ तो डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम होती है। दिस इज एक्सपेक्टेड प्राइस। आज आपको ये एक्सपेक्टेड है कि नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आप आने वाले टाइम का वेट थोड़ी ना करेंगे, आप आज ही क्या करना स्टार्ट कर देंगे? खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आज आपको ये लग रहा है कि आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में कमोडिटीज़ के प्राइस कम होंगे, तो आप वेट करेंगे, बाद में खरीदेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दिस इज नॉट
स्पॉट प्राइस, दिस इज एक्सपेक्टेड प्राइस, ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ में डिमांड का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है। तो दिस इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, जो किसको इफेक्टेड करती है, डिमांड को इफेक्टेड करती है। इसके अलावा डिमांड के और भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। देखिए डिटर्मिनेंट्स की हम कंप्लीट लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इकोनॉमी में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्टेड करते हैं। तो कुछ और सिलेक्टेड फैक्टर है जिनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, तो हम कॉमनली उनको पढ़ते हैं, हम नाम दे देते हैं अदर फैक्टर्स। ठीक है, अदर फैक्टर्स हम कंबाइंड स्टडी कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं अदर फैक्टर में पॉपुलेशन। ठीक है, अब किसी इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रोडक्ट्स की, कमोडिटीज़ की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पॉपुलेशन ही कम है तो कंजम्पशन कौन करेगा, कंजम्पशन कम होगा, तो अकॉर्डिंगली डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो अदर फैक्टर में हमने पढ़ा, हमने बात करी पॉपुलेशन के बारे में। सेकेंड हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, या तो वो होता है इक्वल या वो होता है अनइक्वल। आप उसको बोलते हैं इवन और अनइवन, अनइक्वल। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल का मतलब होता है कि रिच और पर्सन दोनों को बराबर इनकम रिसीव हो रही है, दोनों को इक्वल राइट है इनकम और वेल्थ में। तो ऐसे केस में जब इकोनॉमी के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, कंज्यूमर गुड की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंज्यूमर गुड, डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स विल बी इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब पुअर पर्सन के पास में भी इनकम है स्पेंड करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वही करता है। अगर मैं इसे एक सेंटेंस में समझाऊं, एक टेक्निकल टर्म में समझाऊं, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी खर्च करने की, कंज्यूम करने की जो प्रोपेंसिटी है, जो इंटेंसिटी है, वो एक पुअर पर्सन की ज़्यादा होती है और एक रिच पर्सन की कम होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसा क्यों, कि पुअर के पास कुछ नहीं होता, जब उसके पास पैसा आता है तो वो कंजम्पशन बढ़ाता है, उसे चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी प्रोपेंसिटी खर्च करने की क्या होती है, कंज्यूम करने की ज़्यादा। रिच तो पहले से ही सेटिस्फाइड है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है नॉर्मल गुड्स के अंदर, नेसेसरी गुड्स के अंदर, वो उस चीज़ को लेके सेटिस्फाइड है। तो अगर रिच पर्सन की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर गुड्स या जो बेसिक गुड्स हैं या नेसेसरी गुड्स हैं, उनकी डिमांड में इतना कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर पुअर पर्सन को इनकम रिसीव होती है तो वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स if there is a equal distribution of income and wealth in the economy, the demand of consumer good will be increased, because the propensity to consume of poor person is more than rich person. अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पुअर के पास में भी पैसा जा रहा है ना, तो वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, उसकी डिमांड लग्जरी नहीं होता, उसकी डिमांड होता है नेसेसरी गुड, उसकी डिमांड होता है नॉर्मल गुड। तो ऐसे केस में कंज्यूमर गुड और नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट इफ देर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो ऐसे केस में रिच पर्सन के पास में ही पैसा रहेगा, उसी के पास में ज़्यादातर पावर रहेगी, पुअर पर्सन के पास में इनकम, वेल्थ, मनी ये नहीं पहुंच पाएगा। तो इस केस में इकोनॉमी में नॉर्मल गुड्स की डिमांड्स तो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पुअर पर्सन के पास में तो पैसा है ही नहीं ना, और रिच पर्सन को नॉर्मल गुड्स से कोई मतलब नहीं होता, वो वैसे ही सेटिस्फाइड है, वो इतना कंजम्पशन नहीं करता नॉर्मल गुड का। हाँ, लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी मार्केट में, इंक्रीज। ठीक है,
तो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल और कंज्यूमर गुड की डिमांड मार्केट में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक पुअर पर्सन की रिच पर्सन से ज़्यादा होती है। रिच तो पहले से ही सेटिस्फाइड है, उसकी क्या इंटेंसिटी होगी कंज्यूम करने की। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पुअर के पास में फंड नहीं है, मनी नहीं है, रिच पर्सन लग्जरी को ही ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में नॉर्मल गुड्स की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और लग्जरी गुड की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्टेड करते हैं। जैसे इकोनॉमी में क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन मिलना। अगर इजीली लोन मिलता है, इजी टर्म्स और कंडीशन पर, कम इंटरेस्ट रेट पर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मार्केट में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। आप लोन लेंगे, खर्च करेंगे। लेकिन अगर बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है, टर्म्स और कंडीशंस बहुत टफ है या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास में बाइंग कैपेसिटी कम रहेगी, आप लोन्स नहीं ले पाएंगे और गुड्स की डिमांड भी क्या रहेगी, अकॉर्डिंगली कम रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, जो डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं।